नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एक बार फिर आपका दोस्त आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंबाइंड ईएसआई और पीएफ की कंबाइंड एक साथ नॉलेज के ईएसआई और पीएफ में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या होता है ईएसआई, क्या पीएफ होता है, इसके बारे में मैं आज आपको वन बाय वन सारे स्टेप क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ईएसआई के बारे में बताऊंगा। देखो, ईएसआई जो होता है दोस्तों, ये एक इंश्योरेंस रहता है। हमारे जो श्रमिक भाई होते हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में या किसी उद्योग में, किसी दुकान मकान कहीं पे भी काम करते हैं, जिनका ईएसआई कटता है और जो ईएसआई में कवर्ड होते हैं। अब मैं बात करूं ईएसआई में कौन कवर्ड होते हैं। ईएसआई में वो व्यक्ति कवर्ड होते हैं जिनकी सैलरी लेस देन 21,000 होती है। कितनी होती है दोस्तों? लेस देन 21,000। और जहां पे एक दिन में इन 12 मंथ 10 एम्प्लॉय काम करते हो, वहां ये ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। और जितने भी वहां पे कर्मचारी श्रमिक भाई काम करते हैं जिनकी सैलरी 21,000 से नीचे होती है, उनको इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? ये एक्ट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, उनके जो श्रम मंत्री होते हैं, वो इनको संचार रूप से सुचारू करते हैं। वो उनके अंडरटेकिंग में इसका ईएसआई का सारा वो जो चलाने की प्रक्रिया होती है वो अपने उसमें देखते हैं। सॉरी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ईएसआई के क्या 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 ऑब्जेक्ट है, इस ईएसआई का क्यों ये बनाया था। देखो, मैं अगर सरल भाषा में आपको बताऊं, ईएसआई इसलिए बनाया था कि जैसे कि आपको पता है, कोई मजदूर है, कोई वर्कर है, वो किसी फैक्ट्री में काम करता है और उसके साथ काम करते हैं, वहां कोई उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, गॉड सिक मिसहैपनिंग किसी के साथ ना हो, अगर हो जाती है तो उस केस में उसके जो डिपेंडेंट हैं, उसकी जो फैमिली है, या वो इंजर्ड होता आ जाता है, उसके ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, या वो बीमार होता है, ट्रीटमेंट लेना है उसको, ये सारी चीजें उसमें कवर्ड है, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर किसी फैक्ट्री में ये मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके केस में उसके जो डिपेंडेंट हैं उनको कुछ बेनिफिट ईएसआई की तरफ से मिलते हैं, और जिससे कि उसका उसके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, फैमिली वाले हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से चलता रहे और उनको कोई ऐसी गंभीर समस्या ना आए जिस जो उनके कमाने वाले हैं उनके जाने के बावजूद। ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि अगर कोई इंसिडेंस फैक्ट्री के अंदर होता है तो फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयर होता है, जो फैक्ट्री प्रबंधक होते हैं, उनके ऊपर भी ऐसा कोई बर्डन ना पड़े जिनसे उनकी फैक्ट्री में ताला लग जाए। तो ऐसा नहीं है, ये ईएसआई सिर्फ एम्प्लॉय को ही बेनिफिट देती है, एज वेल एज ये एम्प्लॉयर को भी कवर करती है। देखो, अगर किसी फैक्ट्री में सॉरी किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी लायबिलिटी किसकी बनती है? हम्म वो फैक्ट्री की बनती है लायबिलिटी, क्योंकि फैक्ट्री परिसर के अंदर हुआ है।
तो उस लायबिलिटी से काफी बनती तो है, मगर उस लायबिलिटी का इतना बर्डन ना पड़े कि फैक्ट्री में ताला लग जाए या उसे आर्थिक इकोनॉमी की ज्यादा लॉस हो जाए। तो उसके लिए ये ईएसआई चालू की है कि इससे जो हो उन पे बर्डन ना पड़ के एक उनका इंश्योरेंस करा दिया जाए गवर्नमेंट में, जिससे कि काम भी स्मूथ चलता रहे और जो वर्कर हैं उनको भी, उनकी जो फैमिली है उनको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको सबको? जी, हम आगे चलते हैं। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं? देखो, ईएसआई में मेडिकल बेनिफिट मिलता है, सिकनेस बेनिफिट मिलता है, मटर्निटी बेनिफिट मिलता है, डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलता है, डिपेंडेंट बेनिफिट मिलता है, फर्नल एक्सपेंसेस मिलता है और अनएम्प्लॉयड बेनिफिट मिलता है। ये इसमें ईएसआई में ये इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं। हर एक बेनिफिट का अपनी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, किसको क्या मिलता है, कितने दिन पे मिलता है। दोस्तों, एक मैं बात बताऊं आपको, देखो ईएसआई जितना आपका पुराना रहेगा, जितना ईएसआई आपका आईपी नंबर पुराना रहेगा, उतने सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी किसी फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में छोड़ के जाएं, तो ये चीज हमेशा याद रखें, आपका जो पुराना ईएसआई नंबर है वो ही अपने एम्प्लॉयर को दे, जो आपके देख रेख कर रहे हैं उनको दे, उनको बताएं। वैसे तो फॉर्म 1 भरा जाता है एक उसके लिए, अगर कहीं नहीं भरा जाता उसमें आप सारी डिक्लेरेशन दे सकते हो। अगर कहीं नहीं भरा जा सकता, बहुत से होते हैं, मैंने देखा है, आता है कि वो नहीं भरवाते हैं, तो उस केस में आप उनको खुद बता सकते हो कि ये सर हमारा पुरानी कंपनी का, लास्ट कंपनी का जिसमें हम वर्क काम करते थे, ये उसका ईएसआई नंबर है, ये आप ले लो और इसको ही कंटिन्यू कर दो। ठीक है, सॉरी, ये क्लियर हुआ आपको सबको? तो आगे से आपको यही करना है, जब भी कभी फैक्ट्री आपको चेंज करनी है, आपका जो ईएसआई नंबर है वो ही आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, हु ऑल आर कवर्ड अंडर द एक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जिनकी सैलरी लेस देन 21,000 होगी वो इसमें कवर्ड होंगे। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें सैलरी का मतलब आपका ओवर टाइम नहीं होता। जैसे कि आपको पता है, ओवर टाइम सैलरी का पार्ट नहीं होता। ओवर टाइम अलग होता है, सैलरी एक अलग होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओवर टाइम कभी भी सैलरी का पार्ट नहीं होता। सिर्फ सैलरी ही आपकी 21,000 होनी चाहिए, ना कि आपको, जैसे आपकी सपोज करो सैलरी आपकी 18,000 रुपए है और उसमें 3,000 का आप डेली ओवर टाइम करते हो, 3,100 का या 4,000 रुपये, तो आपकी ग्रॉस बैठ जाती है 21,000 से ऊपर। तो उसमें आपको, आप ईएसआई में ही कवर्ड रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी उस महीने की आपको जो मिला है वो 21,000 22,000 बैठ रहा है, बट आपकी सैलरी कम है। 21,000 से जो दूसरी अमाउंट मिल रही है आपको, वो आपका ओवर टाइम है, उस पे भी ईएसआई कटता है, मगर आपकी जो वेजिस लिमिट होती है वो 21,000 गवर्नमेंट ने डिफाइन की हुई है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं आपको दोस्तों, इसमें जो हमारे अप्रेंटिस होते हैं, जो हमारी फैक्ट्री में अप्रेंटिस करते हैं, ट्रेनी होते हैं, जो काम सीखने आते हैं, उनका इस ईएसआई नहीं कटता। उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। इस जो हमारा एक्ट है ईएसआई 1948, उसमें गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, जो हमारे अप्रेंटिस होते हैं उनको इसमें कवर्ड नहीं किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं सीलिंग लिमिट डिसेबलमेंट केस में, दोस्तों एक चीज और मैं बताऊं आपको, जो हमारा ये
डिसेबल होता है, डिसेबलमेंट में जो कोई अपाइज है, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उस केस में इसकी जो सीलिंग लिमिट है, जो हमारा वेजिस अंडर अंडर कवरेज है, वो 25,000 रुपये है। उनकी सैलरी 25,000 तक है तो वो उसमें कवरेज रहेंगे। अगर कोई फर्स्ट बार आपकी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है, जो डिसेबलमेंट है किसी चीज से लेके, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 3 साल तक ईएसआई खुद देती है उसको। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मतलब आपको, आपका नहीं कटेगा और आपकी कंपनी भी नहीं देगी। आप कवर तो रहोगे ईएसआई में, मगर आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा आपकी सैलरी से 3 साल तक, जब आप स्टार्ट करोगे काम। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट पीरियड। देखो दोस्तों, इसमें जो कंट्रीब्यूशन रेट है हमारा, एम्प्लॉय की बात करें तो 0.75 है आपकी जो ग्रॉस होती है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है जिसमें ओटीपी लगा हुआ है, उसका 0.75 आपका ईएसआई डिडक्ट होगा। ठीक है, अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें तो उसमें 3.75 कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर का रहता है। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है ये? 4.5%, 4.5 ही होता है। हम्म हम्म ठीक है दोस्तों, ये टोटल मिला के 4.5% आपका ईएसआई जमा होता है ईएसआई में। अब बात करते हैं हम कंट्रीब्यूशन पीरियड की। हमारा जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रहता है, पहला। उसका जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो जनवरी टू जून मिलेगा। ठीक है, ये ये अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हमारा ईएसआई 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो हमारा ईएसआई कटा, जितने डेज का हमारा ईएसआई कटा, सॉरी, उसका जो बेनिफिट पीरियड होगा वो जनवरी टू जून होगा। इसकी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको, ये क्यों होता है ऐसा, क्यों कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिकनेस बेनिफिट की। ईएसआई में एक होता है सिकनेस बेनिफिट, जैसे कि आप बीमार पड़ जाते हो और आपको, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आप बीमार पड़ जाते हो, और आपको काम करते 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 वहां 3 महीना हो गया है। ठीक है, और जो आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो 70 डेज का होना चाहिए आपको, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट होता है अगर आपको ट्रीटमेंट हो रहा है और आपको मेडिकल जो बोर्ड होता है उसने छुट्टी दी है, ये साइन है, तो आपको 91 डेज तक की आपको छुट्टियां मिलेंगी आपको। और 70% जो आपका डेली एवरेज रहेगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सिकनेस बेनिफिट होता है। ये सभी जो ईएसआई में कवर्ड रहते हैं, जिनको 70 डेज कंप्लीट हो जाता है, उनको ये सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है दोस्तों। 70% जो आपका एवरेज सैलरी है उसका 70% आपको बेड रेस्ट पे मिलेगा। जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप घर हो, उस ड्यूरेशन पे आपका ना तो कंपनी आपको निकाल सकती है, ना ही टर्मिनेट कर सकती है, ना ही आपको भगा सकती है, और आपको सैलरी और मिलेगी 70% के हिसाब से ईएसआई से। ये ईएसआई का सिकनेस बेनिफिट होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट चलते हैं।
मैटरनिटी बेनिफिट। दोस्तों, मैटरनिटी बेनिफिट ये एक ऐसा बेनिफिट है जो सिर्फ महिलाओं को मिलता है। नाम से ही पता लगता है मैटरनिटी। ये जो हमारी श्रमिक बहनें होती हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है जो ईएसआई में कवर्ड होती हैं। अगर कोई हमारी महिला कर्मचारी काम करती है और उनको वो मैटरनिटी लीव पर जाती हैं, मतलब वो बच्चे का जन्म जो होता है, मैं अगर शुद्ध उसमें हिंदी में बात करूं तो बच्चे के जन्म के लिए जो उनकी जो छुट्टियां जो होती हैं, जिन दिनों में वो काम करने लायक नहीं कर पाती, काम सक्षम नहीं रहती काम करने के लिए, तो उनको हम मैटरनिटी बेनिफिट डेज भी बोल सकते हैं, ड्यूरेशन भी बोल सकते हैं। उस पीरियड में जो हमारी महिला कर्मचारी है उसको 26 वीक की छुट्टियां कंपनी के द्वारा दी जाएंगी। अप्रूव तो कंपनी करती है मगर पेमेंट उनका ईएसआई देगी। कितने दिन की दोस्तों? 26 वीक की। और 26 वीक की छुट्टियां जो मिलेंगी उसमें आपको ईएसआई जितना आपका सैलरी है जिस पे ईएसआई कटता है उसका 100% आपको सैलरी मिलेगी। 100% मतलब जितनी सैलरी आपकी मिल रही है, आप छुट्टी जाके अपने घर पे आराम कर दो, बच्चे को जन्म दो, उसकी टेक केयर करो। उस ड्यूरेशन में आपको कंपनी में काम नहीं करना मगर आपको सैलरी ईएसआई से आती रहेगी। सॉरी। ठीक है दोस्तों, नहीं आपको उस ड्यूरेशन में कंपनी आपको निकाल सकती है, नहीं टर्मिनेट कर सकती है, और आपको 26 वीक्स तक उसका बेनिफिट मिलेगा। इन केस आपको मिसकैरेज हुआ है तो उसमें आपको 6 वीक की आपको छुट्टियां मिलेंगी। अगर आपने कोई अडॉप्ट किया है सन, जैसे बच्चा गोद ले लेते हैं, किसी के निसंतान होते हैं, वो आपने कोई न्यू बेबी बॉर्न बॉर्न बेबी में ही केस में ही मिलेंगे। कोई न्यू बॉर्न में भी आप अडॉप्ट कर ले तो उस केस में आपको 12 वीक की ईएसआई से छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ पॉइंट। मगर एक चीज सभी ध्यान रखना, इस एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है मैटरनिटी की, जो ईएसआई में उन्हीं को ईएसआई मिलेगा कि जिस दिन आपकी जब आपकी डिलीवरी डेट है उससे एटलीस्ट आपको 18 डेज का आपका कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए उससे पहले का। ठीक है ना? तभी आप इस बेनिफिट का ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री में गए और अगले महीने आपकी डिलीवरी है तो आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगे। आपका उसमें 80 डेज का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट क्या होता है? एनी पर्सनल इंजरी caused to employee by an accident or occupational disease arising out of her employment। ऐसी कोई डिसीज जो आपको काम करते हुए फैक्ट्री में हुई हो या फैक्ट्री के कारण आपको हुई हो, या तो काम करते साथ या फैक्ट्री में काम करने से आपको कोई डिसीज होगी हो, तो हम उसको डिसेबलमेंट बोलेंगे। डिसेबलमेंट भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बात करूं
टेम्परेरी डिसेबलमेंट, टेम्परेरी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, एक परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ये अलग अलग प्रकार के डिसेबलमेंट होते हैं। जैसे मैं काम करूं किसी फैक्ट्री में, कोई केमिकल का यूज होता है और उससे आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम बनी कुछ टाइम के लिए, जिसका आपने ट्रीटमेंट लिया साल, 1.5 साल, 2 साल, और फिर वो आपको ठीक हो गई, तो इसको हम टेम्परेरी बात बोलेंगे। ठीक है। परमानेंट की बात करें तो वो हो गया आपके साथ काम करते वक्त कोई ऐसी दुर्घटना होगी, आपका हाथ कट गया, पैर कट गया, या कोई ऐसी डिसीज होगी, पैरालिसिस हो गए, जो आजीवन उसको वो ठीक ही नहीं हो सकते आप, उसको हम परमानेंट डिसेबलमेंट बोलते हैं। ठीक है। इसमें दोस्तों इसके जो बेनिफिट होते हैं, टेम्परेरी जो डिसेबलमेंट होता है, इसमें जब तक वो ठीक ना हो टेम्परेरी वाला, तब तक आपको 90 डेज के हिसाब 90% ऑफ सैलरी आपको मिलती रहेगी, जब तक वो आपकी जो भी डिसीज है, जब तक आप उससे ठीक ना हो जाओ। अगर मैं बात करूं परमानेंट की, तो ये आपको लाइफ टाइम मिलेगी। जैसे कि आपको आपका हाथ कट गया तो परमानेंट, वैसा तो नहीं है हाथ कट गया तो दोबारा जुड़ जाएगा। इनिशिएट स्टेज पे होता है तो आजकल चल रही है वो कर लेते हैं, मगर ऐसा कट गया कि वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। तो इस केस में हम इसको परमानेंट डिसेबलमेंट बोलेंगे। और टिल लाइफ, लाइफ टाइम, जब तक एंड ऑफ द डे ऑफ योर, सांस लेने का जो अंतिम वो रहता है, तब तक आपको ईएसआई से पेंशन मिलेगी। इसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कितना रहेगा वो आपके डिसेबलमेंट में डिसाइड होता होगा कि आपका जो डिसेब परमानेंट है वो कितना पार्ट आपका बॉडी का हुआ है, कितना आप उसे होने के बाद कितना आप बाद में काम कर सकते हो, उस हिसाब से जो मेडिकल बोर्ड होता है ईएसआई का, वो डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सॉरी, डिपेंडेंट बेनिफिट। दोस्तों ईएसआई के ये जो डिपेंडेंट बेनिफिट हैं, ये आपको पता लग गया होगा डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। डिपेंडेंट जो आपके ऊपर डिपेंड आउट होते हैं, ये उनको बेनिफिट मिलता है। आपको तो इन ईएसआई से मिलता ही मिलता है बेनिफिट, आपके जो डिपेंडेंट हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है। उनको कोई ट्रीटमेंट लेना हो, कोई आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, कोई उनको डिसीज हो जाए, उसका ट्रीटमेंट आप ईएसआई के थ्रू ले सकते हो। अपने लिए भी ले सकते हो और उनके लिए भी ले सकते हो। ठीक है ना। डिपेंडेंट benefit are also called to family pension payable to dependent in case of insurance person died due to employment injury, paid of the rate of 90 days of wages in the form of monthly payment। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आते जाते वक्त या काम करते वक्त आपकी साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मिस हैपनिंग मीन्स आप डाइड, आप मर जाते हो, तो उस केस में आपकी जो फैमिली है उनको आपकी जो सैलरी का है 90 डेज तक, 90 डेज नहीं, 90% तक आपकी जो सैलरी है उसका 90%
उनको पेंशन मिलेगा उनके आजीवन तक, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो। अगर आपकी वाइफ है तो उनको ना, उनको उनकी जब तक वो डेथ नहीं कर देते तब तक उनको मिलेगा, या फिर वो अपनी दोबारा शादी नहीं कर लेते। कई बार देखा है आपकी वाइफ है या कोई है, आप एक्सपायर हुए, साल 2 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो उस केस में आपको ये बेनिफिट उनको दूसरी शादी के बाद ही तुरंत बंद हो जाएगा। ये तब तक ही मिलता है दोस्तों जब तक वो दूसरी शादी नहीं करती। अगर नहीं करती तो आजीवन तक मिलेगा आपको। ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं जिनकी एज 25 साल से नीचे है और उनकी शादी भी नहीं हुई है, तो उनको भी इस ईएसआई से पेंशन मिलेगी आपके ना रहने के बाद। अगर उनकी शादी हो जाती है तो फिर उस पेंशन से में वो नहीं लेंगे, उस पेंशन उन नहीं हकदार नहीं है उस पेंशन के। अगर उनकी शादी हो गई है, अगर शादी नहीं हुई है और 25 साल से नीचे हैं तो उनको पेंशन के लिए हकदार हैं। अगर 25 साल जैसे उनकी उम्र हो जाती है तो फिर वो हकदार नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट बेनिफिट। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट बेनिफिट। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई इसमें सवाल है, कोई कोई कुछ पूछना चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है मेरे को, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा कमेंट बॉक्स में जाके। आगे चलते हैं। जैसे मेडिकल बेनिफिट है, आप ईएसआई के थ्रू कोई भी बीमारी आपको हुई, फीवर आया, खांसी जुकाम, उसकी जाके आप हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी से आप ट्रीटमेंट्स ले सकते हो। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। एक योजना इसमें ईएसआई में ऐसी है जिसका नाम है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। ये दोस्तों इसलिए स्टार्ट की थी ईएसआई ने कि कुछ फैक्ट्री में होता है, आप फैक्ट्रियां बंद हो गई, आप काम कर रहे हो, किसी कारणवश वो फैक्ट्री बंद हो जाती है और आपकी जॉब चली जाती है, तो उस केस में आपको ईएसआई से 2 साल तक, कितने तक दोस्तों? 2 साल तक ईएसआई से आपको पेंशन मिलेगी। या आपकी कंपनी दिवालिया हो जाती है या बंद हो जाती है, कुछ भी हो जाता है और आप घर बैठ जाते हो, तो मैक्सिमम आपको 2 साल तक ईएसआई आपको पेंशन देगी। क्या पता था दोस्तों किसी को पहले ईएसआई से पेंशन भी मिलती है? नहीं, डिपेंडेंट को तो मिलती है, मगर आपको भी मिलेगी अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। मगर दोस्तों इसमें जो है सॉरी, इस स्कीम को लेने के लिए कम से कम आपका 2 साल की वर्किंग होनी चाहिए फैक्ट्री में, आपको मिनिमम, मतलब सॉरी 2 नहीं, 5 साल का आपका सर्विस होनी चाहिए आपको। 5 साल की सर्विस आपकी मिनिमम होनी चाहिए ईएसआई में, इस बेनिफिट को लेने के लिए। तब आपको ये, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो और आपको 5 साल हो गया है और वो फैक्ट्री अब बंद हो जाती है, या आप 5 साल बाद छठी साल रिटायरमेंट, ठीक है, ले लेते हो, या उम्र हो जाती है, तो उस केस में आपको
2 साल के लिए आपको ईएसआई से पेंशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ईएसआई के जो अदर बेनिफिट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अदर बेनिफिट की, तो इसमें फूलरल एक्सपेंसेस होता है, मेडिकल बोनस होता है। फूलरल एक्सपेंसेस क्या होता है? फनरल एक्सपेंसेस, अगर आप के साथ दुर्घटना होगी और आप एक्सपायर कर जाते हो तो उस केस में आपको 15,000 रुपये एज ए रिम्बर्समेंट आपकी क्रियाक्रम के लिए आपके जो डिपेंडेंट हैं उनको दिया जाएगा, और ले सकते हैं ईएसआई से। मेडिकल बोनस 5,000 रुपये का आपको मेडिकल बोनस मिलता है। उस केस में मिलता है दोस्तों, आपके नियर बाई कोई डिस्पेंसरी नहीं या मेडिकल फैसिलिटी नहीं है ईएसआई की, और आपके घर में कोई न्यू बेन बेबी आया है और आपने ईएसआई से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो उस केस में आपको मेडिकल बोनस एज ए 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे आपको ईएसआई में जो मैंने ट्रेनिंग दी है काफ़ी अच्छी लगी हो। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं ईएसआई के, वो मैंने आपको बताए। अगर किसी को ईएसआई से कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो और मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं उनको जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। ये अभी मैंने जो बताया था आपको ईएसआई के बारे में बताया था, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया आज कि मैं कंबाइंड ट्रेनिंग दूंगा ईएसआई और पीएफ दोनों की। तो ये सारे बेनिफिट ईएसआई के थ्रू मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ पीएफ की। देखो, गवर्नमेंट की दो सोशल सिक्योरिटी हैं, बिल हैं दोनों, ईएसआई और पीएफ। ईएसआई आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, जबकि पीएफ आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन रहती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, वो आपका सेविंग रहता है। बात करता हूं मैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये सन 1952 में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने। इसका ऑब्जेक्ट क्या था बनाने का? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद आपको सोशल सिक्योरिटी दे, इसका उद्देश्य यही था दोस्तों। फैक्ट्री में काम करते हो आप, सबको पता है काम करते करते सैलरी आपकी एट द मंथ ऑफ खत्म हो जाती है, आपकी कुछ नहीं बचता। ऐसे ही होता है, जब हर महीने सैलरी आती है खत्म हो जाती है, और जब आप रिटायरमेंट होते हो तो आपके पास कुछ नहीं बचता। तो उस कंडीशन में आपको ये जो एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एक सोशल सिक्योरिटी देता है आपको, आपकी फैमिली को, जिससे कि वो अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकें। ठीक है, टू प्रोवाइड मॉनेटरी बेनिफिट इस मेंबर, वही मैंने जो बताया था, फाइनेंशियल आपकी स्थिति को मजबूत करने के लिए। देखो, अब मैं बात करूं एक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी। एप्लीकेबल टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट इंगेज इन द इंडस्ट्री स्पेसिफाइड द शेड्यूल 1, जो हमारा फैक्ट्री एक्ट है उसमें जो शेड्यूल 1 में जो फैक्ट्रियां हैं, जो स्टेब्लिशमेंट हैं, उन सब पे कवर होता है जहां 20 और 20 से ज्यादा मैन एंड वोमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द 12 मंथ। 12 मंथ में 20 से ज्यादा वर्कमैन
एक दिन में काम करते हो वहां एक एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। सॉरी। हु ऑल आर कवर्ड अंडर द एक्ट। इसमें कौन कौन कवर्ड होते हैं? ऑल एम्प्लॉयज आर एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ प्रोविडेंट फंड फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग सच एज एस्टेब्लिशमेंट। जो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 15,000 से कम होती है, वो फैक्ट्री के ज्वाइनिंग डेट के दिन ही पीएफ में कवर्ड हो जाते हैं। पीएफ विल बी डिडक्ट फ्रॉम मेंबर एट 12% ऑफ वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस विच लिमिट अप टू 15,000। पीएफ जो होता है वो 12% कटता है आपकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का, जिसकी सीलिंग लिमिट बांधी हुई है 15,000। उससे ऊपर जो आपका रहेगा तो उसमें आपका पीएफ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। फिर वो आपकी और आपकी जो कंपनी है उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। वो दोनों चाहें तो आप कटवा सकते हैं, अगर नहीं तो आपके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा अगर आपकी सैलरी मोर देन 50,000 है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? जिनकी घर में और भी होते हैं मेंबर, वो कहते हैं मेरे भाई को 50,000 रुपए मिलते हैं, उनका भी पीएफ कटता है। सर कह रहे थे 15,000 की सैलरी नीचे वाला। देखिए दोस्तों, जिनकी सैलरी 15,000 होती है उनका तो पीएफ कटना ही कटना है। वो तो इस एक्ट में आते ही आते हैं। मगर जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, उनकी सुरक्षा है वो इस फंड को, इस पीएफ को अपनी सैलरी से कटवाएं या नहीं कटवाएं। कटवाएं तो अपने जो एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनी है, उसकी सहमति से। वो जॉइंट एक फॉर्म 11 भरा जाता है, उसको भर के दे सकते हैं और अपना पैसा कटवा सकते हैं। अब मैं बात करूं हु रेगुलेट एंड एडमिनिस्ट्रेट दिस एक्ट। जो हमारे श्रम मंत्री होते हैं वो इस पूरे सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टेटमेंट को अंडरटेक में अपने में काम करते हैं। वो ही इनके जो ऑपरेट, हमारे जो श्रम मंत्री होते हैं उन्हीं के अंदर ये रेगुलेट होता है। ये ट्रस्ट है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो जैसे कि मैंने बताया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% करता है, और 12% कटता है आपका, 12% कटता है आपकी कंपनी का। तो टोटल मिला के 24% हो जाता है, जिसमें से 3 स्कीमें कवर्ड होती हैं। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दूसरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, तीसरा होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। देखो, पीएफ में ये 3 एक्ट अपने आप में होते हैं, गबन होते हैं। पीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई। पीएफ 1942, 1952, सॉरी, पेंशन 1995, ईडीएलआई 1976। जो हमारा पीएफ रहता है इसमें 12% प्लस जो एम्प्लॉयर का है 3.67, वो इसी में जाता है। टोटल हो जाता है 15.67। हमारी जो पेंशन है उसमें 8.33 जाता है, जो हमारा कंपनी का पार्ट होता है उसमें से, और 0.5 आपका कंपनी देती है, आपका इंश्योरेंस कराती है इसमें, वो आपकी कंपनी देती है। अगर मैं बात करूं इसके डिडक्शन होने की
पीएफ की, तो अलग अलग डिडक्शन होता है और अलग अलग ये अलग अलग जो स्कीम है इसकी पीएफ की उसमें जमा होता है, और अलग अलग स्कीम का अलग अलग बेनिफिट है। तो आओ देखते हैं इसका क्या क्या बेनिफिट है। अभी जैसे बात करूं मैं पीएफ की, तो पीएफ देखो एक फंड है जिसमें टोटल 12 प्लस 3.67 जमा होता है, और आप इसको रिटायरमेंट के टाइम पे निकाल सकते हो। ठीक है, या आप टर्मिनेशन हो जाते हो, सर्विस से छोड़ देते हो, उस केस में भी आप इसको निकाल सकते हो। एंड द डेट ऑफ योर लास्ट डेट आफ्टर 2 मंथ, जो आपकी लास्ट डेट है उसके 2 महीने बाद आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपके साथ डेथ केस हो जाता है तो उस केस में आपकी जो नॉमिनी है उनको ये पेएबल होगा। ठीक है, अब विड्रॉल हम कैसे कर सकते हैं। हम पीएफ को एक फॉर्म 31 भरा जाता है दोस्तों, जिसमें हम परचेज लैंड, कंस्ट्रक्शन, रीपेमेंट लोन, एडवांस, इलनेस, मैरिज, उसके लिए हम ये निकाल सकते हैं पीएफ को। जब हमें जरूरत पड़े इसको, तब हम इसका पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पीएफ के हमारे बेनिफिट होते हैं दोस्त। अगर हमें घर बनाना है तो हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई लोन है, अपना लोन देना है, तो हम निकाल सकते हैं। या हमारे साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई है जिससे हमें पैसे की जरूरत है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसका निकालने का एक ही प्रोसेस है, फॉर्म 31 भरा जाता है आपके मेंबर पोर्टल में जाके। उसमें ये रीजन कोई भी डाल सकते हो, अलग अलग रीजन का उसमें लिखा रहता है कि आपको पीएफ का 60% इस रीजन में मिलेगा, 70% उस रीजन में मिलेगा। अलग अलग रीजन में दोस्तों अलग अलग मिलता है। तो आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं, जो मैंने सिचुएशन आपको बताई है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पेंशन स्कीम। जो ईएसआई की हमारी पेंशन स्कीम है, इसमें हमारा 8.33 जाता है, और आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो जब आपकी सर्विस कंटिन्यू आपकी 10 साल हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? जब आपको काम करते करते पीएफ में, ऐसा नहीं आपने यहाँ काम किया, कहीं और किया, कहीं भी काम किया हो, बट आपका पीएफ डिडक्ट होता हो, और आपको 10 साल हो जाता है काम करते करते। कितना? 10 साल। तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि पेंशन 10 साल आपको हुआ और पेंशन आपको मिलनी स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं है। पेंशन आपको मिलेगी 58 साल की उम्र में। अगर आप वॉलंटरी जल्दी आप लेना चाहते हो तो आप 50 साल में भी ले सकते हो, मगर आपको उसको वॉलंटरी आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। बट जो पेंशन की पेबल अटेंडिंग जो एज है वो 58 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी आप सोचोगे 58 साल बाद कौन इसको पेंशन लेगा, तो दोस्तों एक इसमें फैमिली पेंशन भी होती है। वो आपको नहीं, आपके जो डिपेंडेंट होते हैं, जो आपके नॉमिनी रहते हैं, अगर आप कंटिन्यू 10 साल काम कर लेते हो और आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उस केस में जो आपके नॉमिनी हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, या आपकी वाइफ है, या आपके बच्चे हैं, उनको आजीवन पेंशन मिलेगी। ठीक है, हाँ दोस्तों, इसमें नॉमिनी को पेंशन मिलती है और वो आजीवन मिलती है। अब मैं अब बात करूं पेंशन कैलकुलेशन की, कि पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं।
सबके दिमाग में एक ख्याल आता है 58 साल हो गया, अब हमको पेंशन कैसे मिलेगी, क्या कैलकुलेशन होती है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तब भी आप रिटायरमेंट हो गए, तब आपकी लास्ट 1 साल की जो सैलरी होगी, 1 साल की सैलरी का एवरेज सैलरी निकाला जाएगा आपका कितना है। ऐसा होता है साल में 2 बार 3 बार भी बढ़ जाती है सैलरी। जितनी आपकी लास्ट सैलरी है जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो, उसका उससे 1 साल पहले का एवरेज सैलरी निकाला जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपकी सर्विस से, जितने दिन आपने काम किया है, जितने दिन आपको साल हो गए हैं करते हुए, और उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा उसको 70 से, और जो भी अमाउंट निकल के आएगी दोस्तों, वो आपकी पेंशन रहेगी। अभी तक का ये कैलकुलेशन है। पेंशन का हो सकता है जब आपकी उम्र रिटायरमेंट की हो, सरकार को इसमें चेंजेस कर दे, बट मैं बात करूं अभी की, तो अभी की आपकी ये रिक्वायरमेंट है। ये ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें एक विडो पेंशन मिलती है। जो आपकी वाइफ है, आप एक्सपायर कर जाते हो 10 साल बाद काम करते हुए पीएफ में, तो उनको विडो पेंशन मिलेगी जब तक वो मरनी, जब तक टिल डेथ तक, या दोबारा शादी रीमैरिज तक। अगर वो रीमैरिज कर लेती हैं तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है। चाइल्ड पेंशन, अगर आपके बच्चे हैं और 25 साल से नीचे हैं तो उनको उसमें आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों। ऑर्फन पेंशन है, कोई आपने गोद लिया है, उसमें उनको पेंशन मिलेगी। एक रिड्यूस पेंशन होता है, जैसे मैंने बताया 50 साल में आप लेते हैं रिटायरमेंट, तो उसमें आपको आप 50 साल पे भी ले सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ ईएडएलआई की। ईएडएलआई क्या होता है? ये आपका एक इंश्योरेंस रहता है दोस्तों पीएफ में, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। अगर आप पीएफ में काम करते हो और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है दोस्तों, तो उस केस में आपको पीएफ से 7 लाख रुपए का बेनिफिट गवर्नमेंट देती है। क्या आपको पता था पहले ऐसे 7 लाख रुपए गवर्नमेंट एज ए इंश्योरेंस हमें देगी अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है? पता हो सकता है किसी को, चलो नहीं है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप पीएफ में काम करते हो और आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में आपको 7 लाख रुपए का अनुदान पीएफ की तरफ से मिलेगा। ठीक है। वो कैसे मिलता है? जैसे आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, या सपोज करो 15,000 रुपए है, 15,000 इंटू 30, 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का एक बोनस पीएफ की तरफ से दिया जाता है, 6 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए और बढ़ा दिया है इसमें कोविड की बाद से, जब से कोविड आया है, तो टोटल मिला के आपको 7 लाख रुपए मिलता है। तो ये जो हमारा स्कीम है, इसके बारे में बताएं अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी के दोस्त के या किसी फैमिली मेंबर के, तो ये उस स्कीम के बारे में बताएं कि कोई भी अगर सरकार से योजना मिल रही है तो उसके बारे में कोई वंचित ना रहे। तो ये सबको बताना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? इसमें ईडीएलआई को निकालने के लिए तो ड्यूली कंप्लीट फॉर्म 5 भरा जाता है। एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, आपका गार्जियनशिप होने का वो चाहिए कि आप उन पे क्लेम कर रहे हो, आपके कौन है वो। ये क्लेम सबमिट फॉर्म 20 भरा जाएगा, 10C भरा जाएगा, और ये सारे के सारे फॉर्म आपको पीएफ डिपार्टमेंट में देने हैं। और देने के बाद पीएफ डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि विद इन 30 डेज के अंदर अंदर ये आपके सारे क्लेम सेटल करने हैं। अदरवाइज उनको 12% के हिसाब से जितना वो डिले करते हैं उसमें
सॉरी, उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फॉर्म अंडर जो प्रोविडेंट फंड में किए जाते हैं। फॉर्म 2 हमारा डिक्लेरेशन होता है, 9010C हमारा विड्रॉल फॉर्म होता है। फॉर्म 30 ट्रांसफर केस में आता है। फॉर्म 31 हमारा एडवांस, जैसे मैंने बताया था, निकालने के लिए। फॉर्म 10D एप्लीकेशन ऑफ पेंशन ऑफ डेथ की जो एप्लीकेशन दी जाती है। फॉर्म 5 डेथ केस में होता है, EDLI के लिए। फॉर्म 20 हमें विड्रॉल होता है डेथ के लिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरी जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी जो मैंने दी हो है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।